आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैन पर खुशी मनाने वाले आरएसएस को तमिलनाडु कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया तो तमाम संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सड़कों पर पटाखे छोड़ते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ तस्वीर सामने आई कि संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जो हैं वो मिठाइयां भी बांटते हुए दिखाई दिए। पर तमिलनाडु कोर्ट ने किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आईना दिखाने का काम किया है, उन तस्वीरों पर भी बात करना जरूरी है। और जो लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बैन पर मिठाइयां बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को जरा आरएसएस का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और उस इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटते हैं तो देश का पहला ऐसा संगठन है जिसे 3 बार देश में बैन किया गया है और आज वो दूसरे के बैन पर खुशी मनाते हुए उछल उछल करके दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से तमिलनाडु कोर्ट ने एक झटका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया है, पहले इस तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु पुलिस ने आरएसएस को 2 अक्टूबर को राज्य में रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति को खारिज कर दिया है। पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मद्देनजर छापे और संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की वजह से अनुमति देने से मना किया है, लेकिन आरएसएस इस आदेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जहां शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती थी। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों ने गुरुवार को पीएफआई के नेताओं कार्यकर्ताओं के परिसरों पर एनआईए के छापों के बाद हुई हिंसा की घटनाओं का उल्लेख करते हुए रूट मार्च और रैली की अनुमति देने के लिए हालात को सही नहीं बताया। उसने इसी आधार पर पथ संचलन की अनुमति नहीं दी। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद आशंका थी कि कुछ असामाजिक तत्व शांति को बाधित कर सकते हैं और सार्वजनिक जीवन संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने फैसला किया था कि 2 अक्टूबर 2022 को किसी भी संगठन को आंदोलन, जुलूस, जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें जारी आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी। बहरहाल आरएसएस की ओर से मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की फौरन सुनवाई की मांग भी की गई है। कोर्ट ने शुक्रवार की तारीख दी थी। आरएसएस का कहना था कि तमिलनाडु सरकार ने अनुमति नहीं देकर अदालत की अवमानना की है, क्योंकि अदालत ने सरकार से अनुमति देने को कहा था। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने जब कहा कि पीएफआई से पहले आरएसएस पर बैन लगाया जाना चाहिए था, तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। उन्होंने लालू को चुनौती दे डाली, वे आरएसएस पर प्रतिबंध लगा कर दिखाएं। गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें आरएसएस का स्वयं सेवक होने पर गर्व है। क्या लालू यादव कह सकते हैं कि वे पीएफआई के सदस्य हैं? बिहार में उनकी सरकार है, हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन कर दो। तो क्या उनकी इस चुनौती को स्वीकार की जा सकती है? क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का कुछ आधार है? क्या आरएसएस पर पहले किन्हीं वजहों से प्रतिबंध लगाया गया था? इस बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। आखिरकार आरएसएस का इतिहास क्या है? संघ पर अब तक 3 बार बैन लग चुका है। वैसे तो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास शुरू होता है 1925 में नागपुर से। उस साल 27 सितंबर को उसका गठन किया गया था। इसके इतिहास में नया मोड़ तब आया जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। नाथूराम गॉडसे ने हत्या की थी। नाथूराम गॉडसे आरएसएस में शामिल होने का दाग कभी संघ धो नहीं सका है। आरोप संघ पर लगा था। संघ प्रमुख आरएसएस गोलवरकर गांधी जी की हत्या के बाद गिरफ्तार हुआ था।
ये बहुत बड़ा दाग है जो मिटाए नहीं मिटता। लेकिन सच ये भी है कि महात्मा गांधी की हत्या में ना तो आरएसएस की संलिप्तता प्रमाणित हो सकी और ना ही एमएस गोलवलकर की सही बात संघ पर समर्थक अपने बचाव में पेश करते हुए दिखाई दिए। गांधी जी की हत्या करीब 5 महीने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी। टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक अनुसार उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा, गांधी जी की हत्या का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए आरएसएस और हिंदू महासभा इन दोनों संगठनों को शामिल होने पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हमारी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि है कि जो हुआ वो इन दोनों संगठनों की गतिविधियों का नतीजा है, खासतौर पर आरएसएस के किए का है। देश के इस तरह का माहौल बनाया गया कि इस तरह की भयानक घटना मुमकिन हो पाई। मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई शक नहीं कि हिंदू महासभा का कट्टर धड़ा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियों के कारण भारत सरकार और इस देश के अस्तित्व पर सीधा सीधा खतरा पैदा हुआ है। गांधी जी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगा था। ये बैन 18 महीने यानी 1.5 साल बाद 11 जुलाई 1949 को सशर्त हटाया गया। प्रतिबंध हटाने के लिए संघ को ये शर्तें मानने के लिए कहा गया। आरएसएस अपना संविधान बनाएगा और संगठन का चुनाव करवाएगा। आरएसएस किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा। वे खुद को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा। इन शर्तों के बाद आरएसएस कभी सीधे तौर पर राजनीति में नहीं कूदा, लेकिन उसने अपना एक राजनीतिक दल बनवा लिया। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ बना, जो आगे चलकर करीब 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में बदल गया। संघ पर दूसरी बार प्रतिबंध 1975 में आपातकाल के समय लगा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सभी व्यवस्थाओं, राजनीतिक शिष्टाचार तथा सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर सत्ता बचाने के लिए आपातकालीन थोप दिया था। सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में अन्य संगठनों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल था। तब कई संगठनों के साथ संघ पर भी 4 जुलाई 1975 का प्रतिबंध लगा दिया गया था। आरएसएस के तत्कालीन संचालक बाला साहब देवरस को भी गिरफ्तार किया गया था। आखिर में देश में हो रहे भारी विरोध और दबाव के कारण आपातकाल को हटाना पड़ा और आम चुनाव की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी चुनाव में हारी और जनता पार्टी की सरकार आई। इसके सत्ता में आते ही संघ पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध तब लगा जब इसका राजनीतिक संगठन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रही थी। 1984 के चुनाव में उसे 2 सीटें मिली थी। वे किसी बड़े मुद्दे की तलाश में थी। तभी 1986 में अयोध्या की विवादित परिसर ताला खुल गया। आरएसएस और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब तेज हो गई थी। इस बीच 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को गुंबद ढा दिया गया। इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। आरोप विश्व हिंदू परिषद आरएसएस पर लगा। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस पर बैन लगा दिया। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो संघ के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसके बाद 4 जून 1993 को सरकार ने संघ पर से बैन हटा लिया। बहरहाल अब संघ का नाम इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया। कई विपक्षी दलों के नेता मांग कर रहे हैं कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी बैन लगाना चाहिए और इसी को लेकर बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने चुनौती दी है कि हिम्मत है तो बिहार में सरकार प्रतिबंध लगा कर दिखाए। तो सवाल वही है कि क्या इस चुनौती को स्वीकार किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और किस तरीके से आरएसएस साउथ साइड में सक्रिय होने की कोशिश कर रही है उसकी तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सामने आ रही हैं।
जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत तोड़ो यात्रा निकालने के लिए 2 अक्टूबर को परमिशन मांगी गई। जहां पीएफआई के खिलाफ ये लोग मार्च निकालना चाहते थे तो वहीं सरकार ने जब इस पर रोक लगा दी तो भागे भागे कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने भी इनके इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया। तो ये तस्वीर देश की जनता के सामने आना जरूरी है कि इतिहास के पन्नों को पलट करके अगर संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग खंगालेंगे तो किस तरीके से तमाम चीजें आरएसएस के खिलाफ सामने आई हैं वो भी तस्वीरों से रूबरू हो जाएंगे। आरएसएस से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।